स्रोतों के इस गहन अध्ययन में स्वागत है। आज का विषय हमें समय में पीछे ले जाने वाला एक ऐसा सफर है जो सीधे सीधे 9वीं शताब्दी के कश्मीर में खुलता है। बिल्कुल। और ये वो दौर था जब भारतीय सौंदर्य शास्त्र, साहित्य और दर्शन शास्त्र अपने सबसे सुनहरे और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी मोड़ पर थे। हाँ, और आज हम जिन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं वो एक ऐसे युगांतरकारी विचारक के इर्द गिर्द घूमते हैं जिन्होंने किसी भी कला या साहित्य को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं आचार्य आनंदवर्धन की। सही कहा। उन्होंने ध्वनि सिद्धांत नाम का एक ऐसा विचार दुनिया के सामने रखा जिसने उस समय के बौद्धिक जगत में तहलका मचा दिया था। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है ना, ध्वन्यालोक, वही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य आधार है। और दिलचस्प बात यह है कि आज हम सिर्फ शब्दों के अर्थ नहीं डिकोड करेंगे, शब्दों के पीछे छिपी एक बिल्कुल अलग जादुई दुनिया की बात करने वाले हैं। एकदम सही। इस पूरे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ही ये समझना है कि कैसे कोई भी बेहतरीन कविता, कोई कहानी या यहाँ तक कि रोजमर्रा का एक साधारण सा दिखने वाला वाक्य भी अपने शाब्दिक अर्थ से, जिसे संस्कृत में वाच्य कहा जाता है, उससे कहीं आगे निकल जाता है। यानी जो सामने दिख रहा है बात सिर्फ उतनी नहीं है। बिल्कुल नहीं। शब्दों की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन जब वे सही तरीके से इस्तेमाल होते हैं तो एक ऐसा गहरा छिपा हुआ अर्थ जन्म लेता है जिसे व्यंग्य कहते हैं। व्यंग्य या प्रतीयमान अर्थ। हाँ, आनंदवर्धन का ये सिद्धांत हमें मूल रूप से ये बताता है कि जो सीधे तौर पर कह दिया गया है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो है जो अनकहा रह गया है। अनकहा रह गया है। वाओ। वो अर्थ जो शब्दों में नहीं है बल्कि दो शब्दों के बीच के सन्नाटे में है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये विचार सुनने में जितना काव्यात्मक लगता है, इसे समझना उतना ही रोमांचक है। हम आज सिर्फ शब्दों के व्याकरण को नहीं बल्कि शब्दों की आत्मा को समझने वाले हैं। आत्मा, बिल्कुल। इसी पर आनंदवर्धन ने अपनी किताब में एक बहुत ही साहसिक घोषणा की थी। हाँ, उन्होंने सिर्फ 3 शब्दों में एक पूरा दर्शन रच दिया था। काव्यस्यात्मा ध्वनि, ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत ही मौलिक विचार था जिसने उस समय की स्थापित मान्यताओं को पूरी तरह हिला दिया था। वो कैसे? देखिए, इसे गहराई से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आनंदवर्धन के अनुसार किसी भी साहित्यिक रचना में एक साथ 2 तरह के अर्थ समानांतर चलते हैं। पहला है वाच्यार्थ, जो बिल्कुल सीधा, स्पष्ट और शब्दकोश वाला अर्थ है, यानी डिक्शनरी मीनिंग। हाँ, जैसे अगर मैंने कहा गुलाब तो इसका वाच्यार्थ एक लाल रंग का फूल है, बात खत्म। लेकिन दूसरा है प्रतिमानार्थ या व्यंग्यार्थ, जो छिपा हुआ होता है, जो सीधे बोला नहीं जाता। बिल्कुल, ये वो अर्थ है जो सीधे तौर पर बोला नहीं जाता लेकिन शब्दों के पीछे से गूंजता है, हमारी भावनाओं को छूता है। आनंदवर्धन का तर्क बहुत स्पष्ट था। जो कविता केवल वाच्यार्थ तक सीमित है वो एक ऐसे शरीर की तरह है जिसमें कोई बीमारी तो नहीं है। वो सुंदर भी है। हाँ, सुंदर है, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। प्रतीयमान अर्थ ही वो प्राण है जिसे उन्होंने ध्वनि का नाम दिया। मैं इस बात को समझाने के लिए स्रोतों में दिए गए एक रूपक का जिक्र करना चाहूंगी। इसमें लावण्य का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण दिया गया है जो इस पूरे भारी भरकम दार्शनिक विचार को तुरंत जीवंत कर देता है। हाँ, लावण्य वाला उदाहरण बहुत सटीक है। कल्पना करें कि किसी स्त्री की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। अब उसकी सुंदरता केवल उसके द्वारा पहने गए भारी और महंगे आभूषणों या उसके शारीरिक अंगों की बनावट तक सीमित नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। उन सबसे अलग, उन सबसे परे एक आंतरिक आकर्षण होता है। चेहरे पर एक स्वाभाविक चमक होती है जिसे संस्कृत में लावण्य कहते हैं। लावण्य यानी इनर ब्यूटी या ग्लो। एकदम ठीक उसी तरह एक बेहतरीन कविता की सुंदरता उसके बाहरी चमत्कारों में नहीं होती, जैसे कि बहुत भारी अलंकार इस्तेमाल कर लिए, कठिन छंद लगा दिए या शब्दों का जाल बुन दिया। वे तो सिर्फ सजावट हैं। हाँ, अलंकार तो महज आभूषण है जिन्हें बाहर से पहनाया गया है, लेकिन ध्वनि उस कविता का लावण्य है, उसकी अपनी आंतरिक चमक है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि आनंदवर्धन ने इस लावण्य वाले रूपक के जरिए सदियों से चली आ रही उस कठोर परंपरा को चुनौती दी जो केवल बाहरी सजावट पर अत्यधिक जोर देती थी। क्योंकि उनसे पहले तो अलंकार ही सब कुछ माने जाते थे ना। बिल्कुल, उनसे पहले के कई बड़े आचार्य इस बात पर अड़े थे कि अलंकार और रीति ही कविता में सब कुछ होते हैं।
उनका मानना था कि शब्दों को जितना सजाओगे कविता उतनी महान होगी। लेकिन आनंदवर्धन ने ये नजरिया बदल दिया। हाँ, उन्होंने पूरा ध्यान बाहरी आभूषणों से हटाकर कविता के आंतरिक मर्म, उसकी धड़कती हुई आत्मा पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अलंकार कितनी भी सुंदर या जटिल क्यों ना हो, अगर उनमें ये प्रतिमान अर्थ नहीं है, ये ध्वनि नहीं है, तो वो श्रेष्ठ काव्य हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ शब्दों की बाजीगरी है। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। मतलब उन्होंने कहा कि रूप रंग से ज्यादा आत्मा पर ध्यान दो। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि आनंदवर्धन के दिमाग में ये ध्वनि का विचार रातों रात शून्य से पैदा नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। जब हम स्रोतों की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इतना काव्यात्मक और कलात्मक विचार दरअसल एक बहुत ही तकनीकी और वैज्ञानिक जगह से आया है, संस्कृत व्याकरण से। हाँ, व्याकरण से। ये तो ऐसा है जैसे कोई इंसान क्वांटम फिजिक्स के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके प्यार और भावनाओं को समझा रहा हो। ये तुलना बहुत कमाल की है और इस जुड़ाव को समझना बहुत जरूरी है। ध्वनि सिद्धांत का जो भाषाई मूल है वो प्राचीन संस्कृत व्याकरणों के स्फोटवाद में निहित है, विशेषकर पतंजलि और भर्तृहरि के विचारों में। स्फोटवाद, ये नाम ही ऐसा लगता है जिससे कुछ विस्फोट होने वाला। दरअसल अर्थ कुछ वैसा ही है। व्याकरण दर्शन का ये स्फोटवाद ही वो बीज था जिससे ध्वनि सिद्धांत का विशाल पेड़ खड़ा हुआ। तो ये स्फोट और ध्वनि का संबंध आखिर काम कैसे करता है? मैं इसे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझाता हूं। वैयाकरणों के अनुसार स्फोट हमारे मन के भीतर मौजूद वो अखंड, शाश्वत और स्थिर अर्थ है जो तब फूटता है या अचानक से हमारे दिमाग में प्रकट होता है जब हम कोई शब्द सुनते हैं। अच्छा, जैसे कोई स्पार्क हो? हाँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कमल यानी कमल शब्द बोलता है। अब जब आप क सुनते हैं तो उसका अपने आप में फूल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क तो सिर्फ एक अक्षर है। म का भी फूल से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही अंतिम अक्षर ल आपके कानों में पड़ता है और शब्द पूरा होता है, आपके दिमाग में अचानक से पानी में खिले हुए एक सुंदर फूल की पूरी छवि फूट पड़ती है। वाह! व्याकरण की भाषा में जो नाद या आवाज इस स्फोट को हमारे दिमाग में जगाती है उसे ध्वनि कहा गया। कमाल है। यानी शब्द सिर्फ एक ट्रिगर है और अर्थ वो धमाका है जो हमारे दिमाग के अंदर होता है। आनंदवर्धन ने इसी विज्ञान को उठाया और उसे साहित्य में लागू कर दिया। बिल्कुल। आनंदवर्धन ने देखा कि जो रिश्ता शब्द और उसके सामान्य अर्थ के बीच है, वही रिश्ता एक बेहतरीन कविता और पाठक के बीच भी होता है। ये तो बहुत तार्किक है। उन्होंने कहा कि जिस तरह शब्द सुनते ही अर्थ का स्फोट होता है, उसी तरह एक श्रेष्ठ कविता को पढ़ते ही सहृदय पाठक के मन में सीधे अर्थ से परे जाकर एक गहरी अनुभूति या भावना का स्फोट होता है। और साहित्य के इसी भावनात्मक स्फोट को उन्होंने काव्यात्मक ध्वनि कहा। एकदम सही। यहाँ ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि शब्द आखिर अपना काम करते कैसे हैं। हाँ, क्योंकि सारा खेल शब्दों की शक्तियों का है। बिल्कुल, क्योंकि ध्वनि का पूरा सिद्धांत इस बात पर निर्भर है कि एक अकेला शब्द हम तक कितने अलग अलग स्तरों पर अपनी बात पहुंचा सकता है। क्या इसके पीछे कोई विशेष शक्तियां काम करती हैं? हाँ, भारतीय काव्यशास्त्र ने शब्दों की काम करने की प्रणाली को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बांटा है। शब्दों की 3 प्रमुख शक्तियां या वृत्तियां मानी गई हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जी, अभिधा शब्द की वो सबसे पहली और बेसिक शक्ति है जो हमें सीधा, मुख्य या डिक्शनरी वाला अर्थ बताती है, जो शाब्दिक अर्थ होता है। हाँ, लेकिन जब अभिधा अपना काम नहीं कर पाती या मुख्य अर्थ में कोई तार्किक बाधा उत्पन्न होती है, तब हमारा दिमाग दूसरी शक्ति यानी लक्षणा की मदद लेता है। लक्षणा यानी लाक्षणिक अर्थ। हाँ, जो एक घुमावदार अर्थ देती है। और तीसरी सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली वृत्ति है व्यंजना, जो हमें उस छिपे हुए सुझाए गए अर्थ तक ले जाती है जो ना तो अभिधा दे सकती है और ना ही लक्षणा। और ध्वनि सिद्धांत पूरी तरह से इसी व्यंजना पे टिका है। बिल्कुल, ध्वनि पूरी तरह से इसी तीसरी शक्ति पर निर्भर है। इसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही मशहूर और क्लासिक उदाहरण है गंगा पर गाँव, या संस्कृत में कहें तो गंगायम घोष। चलिए इस एक छोटे से वाक्य को इन तीनों शक्तियों के चश्मे से देखते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है।
मान लीजिए कोई आकर कहता है मेरा गांव गंगा पर है। अब अगर हम सबसे पहली शक्ति अभिधा यानी शाब्दिक अर्थ को लें तो इसका मतलब ये होगा कि वो पूरा का पूरा गांव पानी की तेज बहती धारा के ठीक ऊपर तैर रहा है या बसा हुआ है, जो कि असंभव है। बिल्कुल, तार्किक रूप से ये तो बिल्कुल असंभव है। या तो वे हाउस बोट्स में रह रहे हैं या फिर उनका गांव डूब रहा है। और क्योंकि यहाँ मुख्य अर्थ यानी अभिधा पूरी तरह से फेल हो जाती है, हमारा दिमाग तुरंत दूसरी शक्ति यानी लक्षणा की ओर दौड़ता है। और लक्षणा क्या करती है? लक्षणा हमें बताती है कि शब्दों को इतना अक्षरिक या लिटरल मत लो। इसका अर्थ ये निकाला जाना चाहिए कि गांव पानी के ऊपर नहीं बल्कि गंगा नदी के किनारे या उसके तट पर बसा है। हाँ, यहाँ आकर हमारी अर्थ की समस्या सुलझ जाती है और वाक्य तार्किक लगने लगता है। लेकिन असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है। बिल्कुल, अगर बात सिर्फ इतनी ही थी कि गांव किनारे पर है तो बोलने वाले ने सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह दिया कि मेरा गांव गंगा के तट पर है? यही सबसे बड़ा सवाल है। उसने गंगा शब्द का ही सीधा इस्तेमाल क्यों किया? यहीं पर व्यंजना शक्ति की एंट्री होती है। व्यंजना हमें ये महसूस कराती है कि गंगा शब्द का चुनाव कोई इत्तेफाक नहीं था। ये जानबूझकर इसलिए चुना गया ताकि गंगा नदी की पवित्रता, उसकी बर्फीली शीतलता और उसकी असीम शांति को उस गांव के साथ जोड़ा जा सके। सही कहा। ये जो पवित्रता और ठंडक का एहसास है जो पूरे वाक्य में कहीं लिखा ही नहीं है, फिर भी हम तक पहुंच रहा है, यही अनुभूति ध्वनि है। बिल्कुल, उन्होंने तट शब्द छोड़कर गंगा शब्द चुना ताकि वे उस नदी का पूरा आध्यात्मिक माहौल आप तक ट्रांसफर कर सकें। ये उदाहरण एकदम सटीक है। ये साफ दिखाता है कि व्यंजना शक्ति कैसे सीधे अर्थ के पार जाकर एक नया और चमत्कारिक अर्थ पैदा करती है। और इसी गहराई और अर्थ की प्रधानता के आधार पर आचार्य आनंदवर्धन ने दुनिया की किसी भी साहित्यिक रचना को जज करने का एक पैमाना तैयार किया। उन्होंने काव्य को 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया। तो अगर ध्वनि ही सर्वोच्च पैमाना है तो क्या इसका मतलब यह है कि जिस कविता में ध्वनि नहीं है वो अच्छी नहीं है? आनंदवर्धन ने इसे कैसे वर्गीकृत किया? उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से 3 स्तर बनाए। पहली और सबसे उत्तम कोटि है ध्वनि काव्य। यह वो साहित्य है जहां व्यंग्यार्थ यानी वो छिपा हुआ अर्थ सीधे वाच्यार्थ से कहीं अधिक सुंदर, विशाल और प्रभावशाली होता है। यानी जहां छिपे अर्थ का पलड़ा भारी हो। हाँ, इसे ही उन्होंने श्रेष्ठ काव्य माना, जहां शब्द कम हो लेकिन उनके मायने अनंत हों। दूसरी श्रेणी है गुणीभूत व्यंग्य काव्य, जिसे हम मध्यम कोटि कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें छिपा हुआ अर्थ मौजूद तो होता है लेकिन वो मुख्य शाब्दिक अर्थ के सामने थोड़ा दब जाता है या उसके बराबर ही रहता है। यहाँ चमत्कार वाच्यार्थ में ज्यादा होता है और व्यंग्य में कम। और तीसरी श्रेणी, जिसे शायद उन्होंने सबसे नीचे रखा होगा? हाँ, तीसरी और सबसे निम्न या अधम कोटि है चित्रकाव्य। चित्रकाव्य आनंदवर्धन के अनुसार ये वो रचना है जहां केवल शब्दों की बाजीगरी, चित्रकारी या राइमिंग होती है। कवि सिर्फ अपने व्याकरण और वोकैबुलरी का प्रदर्शन करता है लेकिन उसमें कोई गहरा छिपा हुआ व्यंग्यार्थ या भावना बिल्कुल नहीं होती। इस चित्रकाव्य को समझना काफी मजेदार है। ये उन गानों की तरह है जिनकी बीट्स बहुत अच्छी होती है, शब्दों की तुकबंदी कमाल की होती है, लेकिन अगर आप उनका अर्थ ढूंढने जाए तो वे बिल्कुल खोखले निकलते हैं। बिल्कुल सही तुलना है। इस किताब में इसे समझाने के लिए यमक अलंकार का एक बहुत ही क्लासिक दोहा मिलता है। तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी छुए उर्वशी समान। हाँ, ये बिहारी जी का प्रसिद्ध दोहा है। अगर इसे डिकोड करें तो यहाँ कवि ने उर्वशी शब्द का 3 बार इस्तेमाल किया है और तीनों बार अर्थ अलग है। कैसे? पहला उर्वशी यानी स्वर की अप्सरा, दूसरा उर्वशी यानी जो हृदय में बसी हुई है, और तीसरा उर्वशी गले में पहने जाने वाले एक आभूषण का नाम है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो समझ आता है कि ये एक बेहतरीन वर्ड प्ले या यमक अलंकार का उदाहरण है। कवि ने अपना पूरा शिल्प कौशल और बुद्धिमानी इस शब्द क्रीड़ा में लगा दी है। सुनने में बड़ा चतुर और चमत्कारिक लगता है। लेकिन क्या ये आपके दिल के किसी गहरे तार को छेड़ता है? क्या इसमें भावनाओं का कोई सागर है? नहीं, इसमें वो आत्मा नहीं है जो आपको रुला सके या गहरी सोच में डाल सके। इसलिए आनंदवर्धन ने इसे चित्रकाव्य कहा। हाँ, यह देखने में खूबसूरत चित्र की तरह है लेकिन इसमें जीवन की धड़कन या ध्वनि नदारत है। ये वर्गीकरण तो एकदम शीशे की तरह साफ है। अब जब हम समझ गए हैं कि बेहतरीन कविता में ध्वनि का होना जरूरी है, तो क्या कवि इस ध्वनि को छिपाने के लिए हमेशा एक ही तकनीक का इस्तेमाल करते हैं या इसके भी अलग अलग तरीके हैं?
अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो कवि हमारे दिमाग के साथ खेलने के लिए कई अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि के मुख्य रूप से 2 प्रमुख आधार या भेद बताए हैं। कौन से 2 भेद? पहला है अभिधामूला ध्वनि। इसमें जो सीधा या वाचार्थ है वो मायने रखता है। उसे पूरी तरह से कचरे के डिब्बे में नहीं डाला जाता, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण न होकर किसी दूसरे अधिक गहरे अर्थ की ओर इशारा कर रहा होता है। यानी सीधा अर्थ एक तरह से सीढ़ी का काम करता है, जिससे चढ़कर हम असली छिपे हुए अर्थ तक पहुंचते हैं। एकदम सही। और दूसरा भेद है लक्षणामूला ध्वनि। इसमें जो सीधा अर्थ होता है वो प्रसंग के हिसाब से इतना बेतुका या अनुपयुक्त होता है कि हमें उसे पूरी तरह से छोड़ना ही पड़ता है। जैसे वो गंगा पर गांव वाला उदाहरण। बिल्कुल, वो लक्षणामूला ध्वनि का ही हिस्सा है, जहां पानी की तेज बहती धारा वाले सीधे अर्थ को हमें पूरी तरह त्यागना ही पड़ता है, तभी हम उस पवित्रता और शांति की ध्वनि तक पहुंच पाते हैं। ये देखना अद्भुत है कि कैसे एक कुशल कवि कितनी बारीकी से शब्दों के साथ खेलता है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब 9वीं सदी के कश्मीर में आनंदवर्धन ने पहली बार ये सब कहा होगा कि अलंकार कुछ नहीं है, असली चीज ध्वनि है, तो क्या बाकी के विद्वानों ने इसे शांति से मान लिया था? शांति से? बिल्कुल नहीं। दर्शन और साहित्य की दुनिया में एक ऐसा बौद्धिक भूचाल आ गया था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल वॉर था। मुझे यकीन है कि इस पर काफी हंगामा हुआ होगा। बहुत बड़ा हंगामा। उस समय के जो बड़े बड़े विद्वान थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अलंकारों और रीति के अध्ययन में लगा दिया था, उन्हें लगा कि आनंदवर्धन ने उनके जीवन भर के काम को निचले दर्जे का बता दिया है। ये तो किसी के अहंकार पर सीधी चोट की। हाँ, इसलिए मुकुल भट्ट, कुंतक और प्रतिहारेंद्र राज जैसे दिग्गजों ने ध्वनि सिद्धांत पर चौतरफा हमला बोल दिया। कुछ का कहना था कि ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि पुरानी लक्षणा शक्ति का ही एक नया नाम है। ये तो ऐसा हो गया कि किसी ने कोई नया आविष्कार किया हो और लोग कह रहे हो, अरे ये तो हमारे पास पहले से था, बस तुमने नया लेबल लगा दिया। बिल्कुल वही बात थी। मैंने पढ़ा है कि सबसे आक्रामक विरोध महिम भट्ट नाम के एक आचार्य ने किया था। जी हाँ, महिम भट्ट तो इस सिद्धांत से इतने ज्यादा चिढ़े हुए थे कि उन्होंने इसे ध्वस्त करने के लिए व्यक्ति विवेक नाम का एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिख डाला। पूरा ग्रंथ सिर्फ विरोध में? हाँ, उनका मुख्य तर्क ये था कि जिसे आनंदवर्धन इतनी रहस्यमयी और जादुई ध्वनि कह रहे हैं, वो कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि महज अनुमान की एक तार्किक प्रक्रिया है। अनुमान यानी इन्फेरेंस। हाँ, महिम भट्ट का कहना था कि जैसे हम धुआं देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि वहां आग होगी, वैसे ही हम शब्द सुनकर तर्क के आधार पर उसका दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं। इसमें ध्वनि जैसी किसी नई आत्मा की क्या जरूरत है? मतलब महिम भट्ट कह रहे थे कि आपने बस लॉजिक और डिडक्शन को एक नया काव्यात्मक नाम दे दिया है। ये तर्क तो काफी मजबूत लग रहा है। फिर आनंदवर्धन का ये सिद्धांत बचा कैसे? शुरुआती दौर में विरोधियों के तर्क सच में बहुत भारी पड़ रहे थे, लेकिन आनंदवर्धन के सिद्धांत की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें बाद की सदियों में कुछ ऐसे रक्षक मिले जिन्होंने सिर्फ इसका बचाव ही नहीं किया, बल्कि इसे भारतीय साहित्य शास्त्र का राजा बना दिया। वो कौन थे? इनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है 10वीं सदी के महान दार्शनिक अभिनव गुप्त का। उन्होंने आनंदवर्धन की पुस्तक ध्वनियां लोक पर लोचन नाम की एक बेहद ऐतिहासिक और विस्तृत टीका लिखी। लोचन का अर्थ तो आंखें होता है ना? हाँ, और अभिनव गुप्त ने सच में इस सिद्धांत को देखने की एक नई दृष्टि दी। उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने भारतीय नाट्यशास्त्र के रस यानी भावनात्मक अनुभूति और ध्वनि को आपस में मजबूती से जोड़ दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि रस की अभिव्यक्ति, जो किसी भी कला का अंतिम लक्ष्य है, वो केवल और केवल व्यंजना शक्ति यानी ध्वनि के माध्यम से ही संभव है। वाह! मतलब अभिनव गुप्त ने कहा कि अगर आप अपनी कविता में रस या इमोशन डालना चाहते हैं, तो आपके पास ध्वनि के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। एकदम सही। और इसके बाद आचार्य मम्मट ने ध्वनि विरोधियों के ताबूत में आखिरी खील ठोकने का काम किया। मम्मट ने क्या किया? मम्मट ने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में एक शानदार वकील की तरह काम किया। उन्होंने महिम भट्ट और अन्य ध्वनि विरोधियों के एक एक तर्क को उठाया, उनका तार्किक विश्लेषण किया और उन्हें चुन चुन कर ऐसा काटा कि विरोधियों के पास कोई जवाब ही नहीं बचा। ये तो पूरी तरह से एक कानूनी बहस की तरह लगता है।
हाँ, उनका लॉजिक इतना अकाट्य था कि विद्वानों ने उन्हें ध्वनि प्रस्तापन परमाचार्य की उपाधि दे दी, यानी वो व्यक्ति जिसने ध्वनि को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। मम्मट और अभिनवगुप्त की इस जुगलबंदी के बाद ध्वनि सिद्धांत का ऐसा वर्चस्व कायम हुआ कि आने वाली कई सदियों तक किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। तो इस पूरे विमर्श का आखिर अर्थ क्या है? 9वीं सदी के कश्मीर से निकला एक विचार, व्याकरण के स्फोटवाद से प्रेरणा लेना, अलंकारों का खंडन करना, महिम भट्ट का गुस्सा, अभिनवगुप्त का बचाव, ये सारा ऐतिहासिक ड्रामा आज के हमारे जीवन में क्या मायने रखता है? इसका निष्कर्ष बहुत ही सार्वभौमिक है। आनंदवर्धन का ये सिद्धांत केवल प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में बंद कोई थ्योरी नहीं है, ये आज भी उतनी ही शिद्दत से काम कर रहा है, आज के समय में भी। बिल्कुल। जब हम कोई भावुक फिल्म देखते हैं जहां दो किरदार कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते हैं और बैकग्राउंड में एक हल्का सा संगीत बजता है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो क्या है? वो ध्वनि है, वो अनकही बात है। हाँ, जब हम कोई दिल छू लेने वाला गाना सुनते हैं या कोई बेहतरीन उपन्यास पढ़ते हैं, तो जो बात हमें सबसे ज्यादा रुलाती है, हंसाती है या सोचने पर मजबूर करती है, वो कभी भी सीधे सीधे पन्नों पर नहीं लिखी होती। जो बात अनकही रह जाती है, जो केवल इशारों में छूट जाती है, वही हमारे दिल पर सबसे गहरा असर छोड़ती है। ये बहुत ही गहरी बात है। अक्सर सबसे शक्तिशाली संवाद दो शब्दों के बीच का सन्नाटा ही होता है। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। स्वयं आनंदवर्धन ने बड़ी विनम्रता से यह स्वीकार किया था कि ध्वनि की यह शक्ति उनसे पहले भी काम कर रही थी, बस किसी ने उसे एक व्यवस्थित नाम या थ्योरी का रूप नहीं दिया था। तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि यह ध्वनि केवल महाकाव्यों या श्रेष्ठ साहित्यों तक ही सीमित नहीं है? ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार कर देखें, तो क्या हमारे दैनिक वार्तालाप में, ऑफिस में होने वाली बातचीत में, या यहाँ तक कि हमारे छोटे छोटे व्हाट्सएप मैसेज में भी ये ध्वनि लगातार अपना काम नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। हम अक्सर दोस्तों से कहते कुछ और हैं, लेकिन हमारा असली अर्थ कुछ और होता है। कभी कभी हमारी एक छोटी सी वाली चुप्पी भी सामने वाले को हजारों शब्द बोल जाती है। एकदम सही कहा आपने। आधुनिक संचार हो या प्राचीन काव्य, व्यंजना शक्ति हमेशा सक्रिय रहती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे या कोई लंबा चौड़ा संदेश भेजे, तो एक पल रुककर ये जरूर सोचिएगा कि उसने जो कहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसने जो नहीं कहा है, जो उसने छोड़ दिया है, उसमें कितनी बड़ी बात छिपी थी। शायद वही अनकही बात ही असल ध्वनि है, असल संदेश है। शब्दों और सन्नाटों की इस अद्भुत दुनिया के स्रोतों के इस गहन अध्ययन में आज बस इतना ही। एक ऐसे विचार को इतने विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जिसने सदियों पहले ये पहचान लिया था कि इंसान शब्दों से नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं से जुड़ता है।